गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 1 अगस्त का न्यूज़ एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इसमें मोस्टली हम टॉपिक उठाएंगे जो हिंदू एडिटोरियल है और द हिंदू के जो न्यूज़ आर्टिकल्स है उनसे संबंधित। तो देखते हैं क्या पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। जो एडिटोरियल है पहला, इट्स टॉकिंग अबाउट कोविड-19। इसमें क्या क्या इश्यूज़ विच हैज़ बीइंग फेस्ड बाय पीपल एंड वे फॉरवर्ड। तो ये एडिटोरियल, इसमें ऑथर जो है वो पहले कहते हैं दैट एट नियरली 17 लाख इंडिया इज़ थर्ड अमॉन्ग द कंट्रीज़। जो केसेस हैं अभी करंटली, दैट इज़ ऑन 1 अगस्त, इट्स नियरली 17 लाख। 36,000 डेथ्स हैव बीन अप्रॉक्सीमेटली बीन रिपोर्टेड। जो फैटेलिटी रेट है दैट इज़ अराउंड 2.16% एज ऑन डेट। इश्यूज़ बता रहे हैं कि डिजीज़ स्प्रेड इज़ अनइवन, मीन्स अर्बन एरिया, रूरल एरियाज़ हो या फ्रॉम सिटीज़ टू सिटीज़ हो या स्टेट टू स्टेट हो, तो डिजीज़ का स्प्रेड है ये अनइवन रहा है विच हैज़ बीन ऑब्जर्व टिल नाउ। अनदर इश्यूज़ जो ऑथर कह रहे हैं, ही इज़ सेइंग दैट देयर हैज़ बीन लॉकडाउन प्रॉब्लम। जो लॉकडाउन के बाद जो हार्डशिप रही, जो माइग्रेंट इश्यूज़ हुआ या लोगों को जो बाकी इकोनॉमिक इश्यूज़ हुए हैं, वो एक प्रॉब्लम फ्लैग किया है। इसके अलावा इकोनॉमिक इश्यूज़ लॉकडाउन के चलते काफ़ी उत्पन्न हुए हैं, जिसमें लोगों के रोज़गार चले जाना, जो इकोनॉमी है उस पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ा है। जॉब्स के साथ साथ लोगों के पास जो पैसा है, सेविंग्स है, उस पे इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये एक इशू ऑथर इज़ रेजिंग कि क्या क्या इश्यूज़ इसमें रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड भी जो ऑथर है वो अपना पर्सपेक्टिव इसमें अपना रख रहे हैं कि व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड टू टैकल सच अ सिचुएशन। वे फॉरवर्ड में बता रहे हैं कि कंप्लीट ओपनिंग, दैट इंडिया शुड टारगेट फॉर कंप्लीट ओपनिंग ऑफ द, दैट इज़ टू कम आउट फ्रॉम द लॉकडाउन। इसके साथ साथ क्या क्या ये बता रहे हैं, ही सेइंग दैट टेस्टिंग शुड बी ऑन डिमांड। टेस्टिंग जो है ऑन डिमांड टेस्टिंग अवेलेबल करानी चाहिए। क्लोज टू होम, आई मीन जो टेस्टिंग कैपेसिटी है दैट शुड बी क्लोज़र टू द, जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनके घर के पास ही टेस्टिंग फैसिलिटी मिले। अलग पॉइंट बता रहे हैं कि इन्फेक्टेड टू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो कोरोना से संक्रमित है, वो बिल्कुल ही मास्क का जो प्रयोग है उसके साथ साथ ही शुड नॉट स्टेप आउट ऑफ होम, इसका पालन जो है होम क्वारंटाइन का वो कम्प्लीटली फॉलो करे। वाइडर एंड चीपर टेस्टिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो और जो टेस्टिंग कैपेसिटी हो वो चीपर हो, ये भी ऑथर अपने एक सजेशंस में ये बता रहे हैं। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शन है इसकी अर्ली डायग्नोसिस कराई जाए। मतलब अगर कोई किसी को सिम्टम्स हैं या असिम्टोमेटिक है, उसको भी टेस्ट के ज़रिए जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोसिस कराए और जो फर्दर मेजर्स है दैट शुड बी टेकन। इसके साथ साथ कुछ कंसर्न्स हैं विच हैज़ बीन रेज्ड रिगार्डिंग रैपिड एंटीजन टेस्ट। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स जो रेज़ कराए गए हैं, वो उसको एड्रेस करना वो आवश्यक है। और साथ ही साथ रियल डेटा इन पब्लिक डोमेन, मीन्स जो पब्लिक डोमेन में जो सही डेटा है वो भी रखना बहुत आवश्यक है। ऑथर ये कह रहे हैं कि कई स्टेट्स एंड कई सिटीज़ ने जो रियल डेटा है कोविड से रिलेटेड उसको सही ढंग से या प्रॉपरली उसको डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन उसको डिस्प्ले करने की आवश्यकता है। सो ये कोविड-19 से रिलेटेड एक एडिटोरियल था जिसमें कि जो प्रॉब्लम्स है करंटली एंड कैसे उसको आगे टैकल करना चाहिए उसके बारे में बताया है। कोविड-19 से रिलेटेड पहले भी कई आर्टिकल्स रहे हैं, उसी के पर्सपेक्टिव में इसको देखने की आवश्यकता है। यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछेगा ओपिनियन बेस्ड, तो उसमें आपके आंसर राइटिंग में ये सब जो पॉइंट्स हैं व्हाट कैन बी वे फॉरवर्ड, ये आपको इस्तेमाल करने में आप वो कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। जो अगला आर्टिकल है वो तालिबान, अफ़गान और जो यूएसए उस प्रोसेस के बारे में है। इसमें ऑथर ये कह रहे हैं दैट तालिबान हैज़ टेकन अ डिसीजन टू सीज़ फायर। जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो लगातार वॉर चल रहा था, तो बकरीद जो है इसके टाइमिंग पर तालिबान ने 3 दिन का सीज़ फायर ये अनाउंसमेंट किया है।
ऑथर ये बता रहे हैं कि थर्ड ऑफिशियल सीज फायर, दिस इज़ द थर्ड ऑफिशियल सीज फायर आफ्टर जून 2018 एंड मे दिस ईयर, मतलब 2018 जून में एक बार सीज फायर हुआ था और उसके बाद इस साल मई में एक सीज फायर हुआ था। ये ऑथर इस आर्टिकल में बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो सीज़ फायर है ये फर्दर एक्सटेंड हो, क्योंकि तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में जो टॉक्स होनी थी वो टॉक्स इम्पैक्ट हुई हैं। अभी तक जो यूएस ने, आपको याद होगा कि यूएस और तालिबान के बीच में एक पीस प्रोसेस के तहत एक एग्रीमेंट हुआ था, एंड इस एग्रीमेंट के तहत ये डील हुई थी कि 5000 प्रिजनर्स जो हैं वो छोड़े जाएंगे। तो वो छोड़े जाने में डिले हो रहा था, उसमें अफ़गान गवर्नमेंट ने उसको ऑनर किया है और उसके बाद जो है सीज़ फायर की अनाउंसमेंट की गई है। नाउ यूएसए वांट्स टू पुल आउट ट्रूप्स अगेंस्ट सिक्योरिटी एश्योरेंस। जो यूएस और जो तालिबान का जो समझौता हुआ था उसके तहत यूएस जो है अफ़गानिस्तान से कम्प्लीटली पुल आउट कर लेगा अपनी जो सेना है, अपने जो ट्रूप्स हैं उनको, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाया है। तालिबान की तरफ से तालिबान ये कर रहा है कि वॉर भी स्टार्ट है एंड देन इज़ टॉकिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। इस कॉन्फ्लिक्ट में अब तक 3,560 गवर्नमेंट ट्रूप्स एंड 775 सिविलियंस जो हैं दे हैव बीन किल्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। साथ ही साथ जो अफ़गानिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स है दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। जो लास्ट ईयर इलेक्शन था उसमें रिकॉर्ड टर्नआउट था, लो टर्नआउट था, वो देखने को मिला था। और साथ ही साथ जो मेन कैंडिडेट थे अपोजिशन के अब्दुल्ला, उनके द्वारा इस रिज़ल्ट को अपोज भी किया गया था। उसके बाद में हालांकि एक पीस प्रोसेस के थ्रू, एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अब्दुल्ला जो है वो गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग में आए दैट ही विल लीड द टॉक विद द तालिबान। अब नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड ये है कि जो तालिबान है उसके तरफ से मेन चैलेंज ये है कि दे थिंक देमसेल्फ टू बी लेजिटिमेट रूलर ऑफ अफगानिस्तान एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब तालिबान जो है अपने आप को मेन रूलर अपने आप को क्लेम करता है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो फर्दर टॉक्स जो है, ऑथर ये कह रहा है कि फर्दर टॉक्स इसमें जब भी होंगे सो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज रहेगा। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। इसमें जो है नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी कोविड-19 से रिलेटेड है। देखिए इसमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया गया है और इसमें जो पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव दिया गया है कोविड-19 एंड मेट्रोपॉलिटन। मतलब जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो हमारे मेजर मेट्रो सिटीज़ है जिसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई जो है, उनमें किस तरीके से कोविड-19 क्राइसिस रहा है इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। इसमें ये कहते हैं कि इंडिया में जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो 1:1457 है, जबकि WHO का नॉर्म है 1:1000। साथ ही साथ लैक ऑफ रोबस्ट इंटीग्रेटेड स्पैटियल प्लानिंग, जो इश्यूज़ हैं, क्या क्या इश्यूज़ इसमें रहे हैं वो हम लोग देखेंगे, क्या मेजर इश्यूज़ ऑथर इसमें बता रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एक जो मेजर इश्यूज़ इसमें बता रहे हैं, नो गवर्नेंस आर्किटेक्चर। इसमें ऑथर बता रहे हैं कि गवर्नेंस हैज़ अ बियरिंग नॉट जस्ट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो प्रिपेयर्डनेस ऑफ अदर नेचुरल मैन-मेड डिजास्टर्स। So, special systematic factors underlying governance include spatial planning, municipal capacities, empowered mayors। जो बेसिकली अर्बन जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का उसको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। इस तरीके से बात कर रहे हैं। और इसमें आपको याद होगा कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73rd जो है पंचायत के बारे में बात करता है और 74th जो है अर्बन लोकल गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है। तो अर्बन जो लोकल गवर्नेंस है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। ये बेसिकली जिस्ट यहाँ से व्हाट ऑथर हैज़ बीन ट्राइंग टू से, उसी के सापेक्ष में उसी के तरफ वो एग्जांपल्स ही इज सेइंग दैट बेंगलोर एवरेज परसेंटेज ऑफ ओन रेवेन्यू तो टोटल एक्सपेंडिचर इज़ 47.9%। चेन्नई
इज़ 30.5%, और उसी तरीके से बाकी के बारे में वो बता रहे हैं. Need for authority, weak mayor and council and fragmentation of governance. The leaders steering India's metropolitan cities are toothless. No big metropolitan cities with 10 million population has a directly elected mayor. Means जो मेयर है, मेयर की पोजीशन के बारे में ये बात कर रहे हैं कि दैट किस तरीके से मेयर जो है, जो हेड करता है लोकल म्यूनसिपैलिटी की, उसकी पोजीशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. साथ ही साथ बेसिकली पूरा जो आर्टिकल है ये बात करता है कि किस तरीके से लोकल म्यूनसिपल जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रॉन्ग किए जाने की आवश्यकता है बाय गिविंग द फर्दर अथॉरिटी. डिसेंट्रलाइज्ड सिटीजन पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म्स आर क्रिटिकल इन आइडेंटिफाइंग बेनिफिशरीज टू प्रोवाइड एड, ट्रेसिंग, एडॉप्शन ऑफ प्रिकॉशंस एंड बेसिकली जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है उसके बारे में ऑथर इज ट्राइंग टू से कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट इज़ नेसेसरी इन एनफोर्सिंग क्वारंटाइन, रिक्रूटिंग वॉलंटियर्स एंड कोलैबोरेटिंग विद सिविल सोसाइटी. इन सब के इस्तेमाल करके वी कैन इम्प्रूव आवर फाइट अगेंस्ट कोरोना. साथ ही साथ ऑथर इज ऑल्सो सेइंग दैट हाउ वी कैन लुक एट एज स्मॉलर सिटीज़ ऑल्सो. मतलब जो स्मॉलर सिटीज़ है उनमें भी लोकल गवर्नेंस को और स्ट्रॉन्ग करते हुए वी कैन हैव effective fights against COVID-19. Next we will move to the next article, असम फ्लड. नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये असम फ्लड के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से फ्लड, असम फ्लड में प्रॉब्लमेटिक रहा है. एंड इसमें जो बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं, सो बेसिकली दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू असम फ्लड, that how in Assam almost every year the flood causes problem. मतलब बाढ़ आने से असम में किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है और क्या क्या उसके इश्यूज़ हैं, क्यों ये प्रॉब्लम ब्रह्मपुत्रा में ये के चलते ये प्रॉब्लम आती है, क्या क्या इससे नुकसान होता है, एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फ्लड, इन जोग्राफी ऑल्सो, एंड regarding the urban and rural flood also. So detail में इसको we need to have a separate session to understand this thing. So we'll take it up. Meanwhile it's a important editorial which can be understood, and जो बेसिक है, बेसिक असम फ्लड के बारे में, जो फ्लड से रिलेटेड जो बेसिक है, और इस आर्टिकल को कंबाइन करके विल हैव अनदर सेशन. नेक्स्ट वी विल मूव टू अनदर आर्टिकल. दिस इज़ रिगार्डिंग यूरो जोन एंड यूरोपियन यूनियन. ये टॉपिक हमने क्यों लिया है? ये टॉपिक हमने लिया है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एंड मेंस के भी पर्सपेक्टिव से. इसमें कई एंगल्स हैं. द फर्स्ट एंगल इज़ फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इज़ व्हाट इज़ यूरो जोन एंड व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन, और इन दोनों में अंतर क्या है. सो द प्रीलिम्स, द क्वेश्चंस कैन बी रिलेटेड टू कि यूरो जोन में कितनी कंट्रीज़ हैं एंड यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ हैं, और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूरो जोन मीन्स यूरो जो है एज अ करेंसी विच दे आर नॉट यूजिंग. और जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये है कि हाउ द COVID-19 दैट इज़ कोरोना हैज़ अफेक्टेड द इकोनॉमी. तो ये कोई नाउ इट्स अ नोन फैक्ट, कई बार ये रिपीट भी हो चुका है कि कोरोना की वजह से इकोनॉमी जो है कई कंट्रीज़ की अफेक्ट हुई है, उसमें यूरोपियन यूनियन और यूरो जोन की जो कंट्रीज़ हैं वो भी हैं. तो आपने एक जनरल पर्सपेक्टिव यूपीएससी के हिसाब से ये रखना है. अगर क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से कोरोना हैज़ इम्पैक्टेड द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें आप यूरोपियन यूनियन के बारे में ये आप ध्यान रख सकते हैं कि यूरो जोन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट से रिकॉर्ड 12% जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई है. इसी तरीके से इंडिया की भी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है एंड यूएस की भी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है. सो फॉर मेंस पर्सपेक्टिव दिस कैन बी केप्ट इन माइंड. और प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने बता दिया कि यूरो जोन यूरोपियन यूनियन में जो डिफरेंस है वो आपको बेसिक जो है वो कवर करना पड़ेगा, चाहे एनसीईआरटी से या अनदर इकोनॉमिक जो बेसिक है वो आपको अलग से उसको तैयार करना आवश्यक है. सो बेसिकली फ्रेंड्स, आज का ये हमारा एडिटोरियल एनालिसिस था. एडिटोरियल एनालिसिस में जो ध्यान देने योग्य बातें ये है कि हर दिन आपने कुछ नए पॉइंट्स हैं वो आपने लेने हैं
and then you have to either keep in your mind or to prepare a note for that, क्योंकि जब भी आप यूपीएससी में मेंस का आंसर लिखेंगे तो आप कई एंगल्स को, कई डायमेंशंस को, कई पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज करके अपने आंसर्स को लिखते हैं। तो हर दिन जो एडिटोरियल है वो इट्स नॉट अ कंप्लीट आंसर फॉर एनी ऑफ द आंसर ऑफ द यूपीएससी क्वेश्चन। हर एडिटोरियल आपको एक पर्सपेक्टिव देता है, वहाँ से कुछ आप पॉइंट्स लेंगे। बेसिक इज़ मस्ट किसी भी टॉपिक के बारे में, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज़ हो या पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, उसको आपको समझना है बेसिक्स को, और बेसिक्स के ऊपर जो पर्सपेक्टिव है वो आपने ऐड करना है, कंक्लूजन ऐड करना है, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर आंसर। प्रीलिम्स के सेंस में कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बताते चलूँगा कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान देते रहिएगा और अपने नोट्स में बनाते रहिएगा, और हम कल फिर इसको आगे करेंगे। थैंक यू।